बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री सीरीज का आज ये दूसरा लेक्चर है। मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक्सरे की डिस्कवरी के बारे में। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे और किस तरह से एक्सरे को डिस्कवर किया गया। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगा न्यूक्लियर के कुछ बेसिक्स, लाइक डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। न्यूक्लियर रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज न्यूक्लियर रेडियस एंड हाउ इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और मास डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे, यहाँ पे दोनों चीज़ आएंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस में मैं कवर करूंगा न्यूक्लियर फोर्सेज, स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी, एलिमेंटल अबंडेंस, न्यूक्लियर पोटेंशियल, स्पिन पैरिटी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, क्वाड्रपोल मूवमेंट, आइसोमेरिज्म, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के एंड में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे पूछा गया इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से एक ऑक्सीजन न्यूक्लियस के आपको क्या निकालनी है, रेडियस डिटरमाइन करनी है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी यूज की है 420 MeV और एक एक्सपेरिमेंट किया है, इसको बोलते हैं आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसका जो प्लॉट है, इसके प्लॉट से हमें निकालनी है ऑक्सीजन की रेडियस। इसमें चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोमेंटम निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, स्कैटरिंग एंगल निकालना है और रेडियस ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस निकालना है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक अगर अच्छे से देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और आपको फील मिलेगा कि किस तरह से एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम लोग न्यूक्लियस की रेडियस को डिटरमाइन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूक्लियस डिस्कवरी की बात करें तो आपने बचपन में पढ़ा होगा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। यह है आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है आपका, ये है आपका अल्फा सोर्स, ये है आपका लेड शील्डिंग और यहाँ पे यूज कर रहे हैं गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल बोलते हैं। और यहाँ पे चौथी चीज चाहिए हमको, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन यूज करते हैं। अल्फा सोर्स, इस मेथड में जो अल्फा सोर्स हम लोग यूज करते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से अल्फा सोर्स आप यूज कर सकते हैं। अमेरिशियम 241 अल्फा इमिट करता है, रेडियम 223, 224, रेडॉन 222 और एक्टिनियम 225, प्लूटोनियम 239। ये सारे क्या हैं, आपका अल्फा सोर्स हैं। इनमें से कोई भी अल्फा सोर्स आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड, आप लेड क्यों यूज कर रहे हैं, चारों तरफ से आप शील्डिंग के लिए आप लेड यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका जो अल्फा सोर्स होगा ये क्या करेगा, अल्फा इमिट करेगा सारी डायरेक्शन में। तो हमें मेजर क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, हमें मेजर करना है, देखिए जो अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से टकराएंगे, गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद हमें स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उसको हम लोग पहले कहाँ इंटरेक्ट कराना है, हमें गोल्ड फॉइल से इंटरेक्शन कराना है। उसके बाद हमें इन अल्फा पार्टिकल्स को इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन की मदद से हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है। तो अगर आप ये लेड शील्डिंग यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली यहाँ से निकल के क्या हो जाएगा, इस स्क्रीन को हिट करेगा। तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से स्कैटर्ड होके यहाँ पे आया है कि डायरेक्टली यहाँ सोर्स से यहाँ पे आ गया। इसीलिए हम लोग कोलिमेशन के लिए क्या यूज करते हैं, लेड का शील्डिंग यूज करते हैं, ताकि एक लाइन के रूप में क्या जाए, अल्फा पार्टिकल्स इंटरेक्ट करे किससे, गोल्ड फॉइल से। अगला आता है आपका थिन गोल्ड फॉइल यूज करते हैं। और भी बहुत सारी फॉइल्स यूज की गई, अभी मैं आपको बताता हूँ कि किसने एक्सपेरिमेंट किया और किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया। तो गोल्ड फॉइल आपको याद रखना है, थिन गोल्ड फॉइल, थिन मतलब ये माइक्रोन साइज का होगा। तो थिन गोल्ड फॉइल क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा अल्फा क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है और इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ये ज्यादा अगर आप थिक गोल्ड फॉइल रखेंगे तो क्या नहीं कर पाएगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूछा जाता है कि थिन गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज किया जाता है। और नेक्स्ट आता है आपका जिंक सल्फाइड, इसको बोलते हैं आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन यहाँ बोला जाता है आपको सिंटिलेशन डिटेक्टर। ओके, सिंटिलेशन मतलब होता है दोस्तों लाइट। तो होता क्या है, जब इस पे इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे सिंटिलेशन वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, जब इस पे कोई चार्ज पार्टिकल या फोटोन इस पे गिरेगा तो होता क्या है, इसमें क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट करेगा। इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट करेगा तो ये क्या करता है आपका, ये विजिबल रेंज की लाइट को इमिट करता है।
तो ये विजिबल लाइट को आप इजीली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। आपका अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पॉट बनेगा, आप काउंट कर सकते हैं ये एक स्पॉट है, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल अभी इंटरेक्ट किया करके। ओके, तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपका, एक अल्फा सोर्स, एक लेड शील्डिंग, और यहाँ पे आपका गोल्ड फॉइल और आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा, इसके 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। इससे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि जो एटम होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या रहता है, एम्प्टी रहता है। ओके, और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बैक स्कैटरिंग में आते हैं। तो बैक स्कैटरिंग कब होगी, जब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़े थे बचपन में कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ बहुत अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बैक स्कैटरिंग में आते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को जो परफॉर्म किया गया वो था आपका गाइगर एंड मार्सडेन, 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1909 में ये पेपर पब्लिश किया था। देखिए ये इन्होंने क्या लिया है, अल्फा सोर्स लिया है, अल्फा सोर्स, और ये इनका लेड शील्डिंग है, ये शील्डिंग है ताकि यहाँ से कोई डायरेक्टली अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट स्क्रीन पे ना आए। और इसके बाद यहाँ इन्होंने रखा है फॉइल, आर इसकी इनकी फॉइल है, और ये आपका है आपका स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो जब इससे अल्फा पार्टिकल बैक स्कैटर्ड होकर टकराएगा तो यहाँ पे आप माइक्रोस्कोप की मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्लान किए। इन्होंने क्या किया, डिफरेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अल्फा सोर्स को इंटरेक्ट करा रहे हैं किससे, इस फॉइल से। तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप की फॉइल ली, जैसे आप देख सकते हैं लेड की फॉइल ली, गोल्ड, प्लेटिनम, टिन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गोल्ड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉइल्स ली, ताकि ये देखना चाह रहे थे कि इनका रिलेशनशिप निकालना चाह रहे थे कि कैसे ये ए पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। ओके, तो पहला इफेक्ट इन्होंने देखा, इफेक्ट ऑफ एटॉमिक वेट इन द बैक स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल। ओके, और दूसरा इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए आप गोल्ड की डिफरेंट थिकनेस की फॉइल ली, थिकनेस के साथ भी ये क्या कर रहे थे, अल्फा का स्कैटरिंग मेजर कर रहे थे। जैसे मान लीजिए ये 1 माइक्रोन के हो गए, उसके बाद दूसरा आ गया 2 माइक्रोन। तो ये देखना चाह रहे थे कि क्या ये अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग हो रहा है, दीज आर कमिंग फ्रॉम ओनली सरफेस और दीज आर आल्सो कमिंग फ्रॉम द डेप्थ। ओके, स्कैटरिंग केवल सरफेस से हो रही है या डेप्थ से। अगर केवल सरफेस से हो रही तो इस समय थिकनेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप डिफरेंट थिकनेस का भी लेंगे, अगर ये अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग अगर सरफेस से होगा तो इसकी, अगर आप थिकनेस देखेंगे, थिकनेस का कोई रोल नहीं होगा। तो ये देखना चाह रहे थे वेदर दिस अल्फा पार्टिकल्स आर कमिंग फ्रॉम द सरफेस और इट इज कमिंग फ्रॉम द डेप्थ। ओके, तो ये हो गया आपका थिकनेस। थर्ड आता है आपका दोस्तों फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। इन्होंने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल थे जो स्कैटरिंग, बैक स्कैटरिंग में आ रहे थे, 1 इन 8000 बोल सकते हैं। जब आप 8000 अल्फा पार्टिकल्स को आप डाल रहे थे तो एक अल्फा पार्टिकल केवल क्या हो रहा था, बैक स्कैटरिंग में आ रहा था। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हमने आगे बता दिया कि कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इन्होंने इसके बाद ये पेपर पब्लिश किया 1909 में। लेकिन ये टोटली सरप्राइज थे दोस्तों कि ये अल्फा पार्टिकल बैक स्कैटरिंग में क्यों आ रहा है। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा बैक स्कैटरिंग में कैसे पॉसिबल है। देखिए, जब आपका अल्फा पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बैक स्कैटरिंग में तब आ पाएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंटली स्ट्रांग होगा, क्या हो, इसको रिपेल करने के लिए। ओके, अब उस समय तक कौन सा मॉडल था एटम का, प्लम पुडिंग मॉडल था। ओके, तो प्लम पुडिंग मॉडल ने क्या बोला था, जो पॉजिटिव चार्ज होता है क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अगर आप इस पे अगर अल्फा पार्टिकल का इंटरेक्शन कराएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं था, सफिशिएंट नहीं था अल्फा पार्टिकल को क्या करने के लिए, बैक स्कैटरिंग के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल all the alpha particles should go into the forward direction without any deflection in the backward direction. Okay, इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, सारा का सारा अल्फा पार्टिकल्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए था, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सफिशिएंट नहीं था बैक स्कैटरिंग के लिए। ओके, तो ये इसका आंसर नहीं ढूंढ पाए और इन्होंने पेपर पब्लिश किया लेकिन कंक्लूड नहीं कर पाए कि क्यों आखिर ये बैक स्कैटरिंग में आ। तो उसके बाद एंट्री हुई रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड ने एक मैथमेटिकली एक पेपर पब्लिश किया, अब पेपर को जरूर पढ़ लीजिए, 1911 में। तो उन्होंने क्या बोला कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जो थॉमसन मॉडल ने बोला था कि ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ से आएगा तो इसका क्या नहीं होना चाहिए था, बैक स्कैटरिंग नहीं होनी चाहिए थी। रदरफोर्ड ने क्या बोला
कि ये पॉसिबल नहीं है बैक स्कैटरिंग इफ द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। तो उन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक छोटे से स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेट होगा। उन्होंने क्या किया, इस आर की वैल्यू को डिक्रीज करते रहे। जो पॉजिटिव चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको क्या करते रहे, इस आर को ये क्या करते रहे, डिक्रीज करते रहे। तो फाइनली इन्होंने देखा कि जब आर की वैल्यू, जो पॉजिटिव चार्ज जहां पे है, ये आर जो पॉजिटिव चार्ज जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर ये वैल्यू लेस देन 10⁻⁻12 सेंटीमीटर से कम होती है, तब जाके अल्फा पार्टिकल क्या होगा, बैक स्कैटरिंग में आएगा। तो इन्होंने एक मैथमेटिकली ये पेपर पब्लिश किया 1911 में, और यहीं पे हुई थी क्या, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो इन्होंने क्या कहा था कि द प्रोसीडिंग पेपर बाय रदरफोर्ड थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द एटम कंपोज्ड ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या बोला, एटम कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल सेंट्रली लोकेटेड पॉजिटिव चार्ज दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, तो इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, एक छोटे से वॉल्यूम में क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेट रहता है। इस कॉन्सेंट्रेटेड वॉल्यूम को इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस बोला। ओके, उन्होंने ये भी बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर सेल्स में रहेंगे। तो ये किस बेसिस पे बोला, अगर ये इलेक्ट्रॉन भी अगर न्यूक्लियस में होते तो क्या करते, अगेन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देते, वीक करते। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर सेल्स में होंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, सेंटर पे लोकेटेड होगा। और फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो गाइगर और मार्सेडियन का डेटा था उन्होंने उसको भी लिया, और अपनी जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला है उसको भी यूज किया। तो फाइनली उन्होंने क्या क्या चीजें कंक्लूड की, तो ये चार इंपॉर्टेंट कंक्लूजन उन्होंने बताए। उन्होंने बताया कि जो अल्फा पार्टिकल है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर आप देखेंगे, स्कैटर्ड एंगल पे, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, तो ये cosec टू द पावर 4 थीटा/2 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थिकनेस ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इवन ये भी बोला कि थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर थिकनेस बहुत ज्यादा होगी तो अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। ओके, तीसरा आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटर चार्ज, यहाँ पे चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका डिविएशन बढ़ेगा यहाँ इस डायरेक्शन से। ओके, और चौथा है आपका एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। एनर्जी ज्यादा होगी तो सीधे बिना डिविएशन के क्या हो जाएगा, सीधे के सीधे वो अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो 1911 में दोस्तों ये हुई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। यहीं से शुरू हुआ आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलिए या न्यूक्लियर के लिए डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। हम लोगों ने ये तो बोल दिया कि जो साइज होता है वो 10⁻⁻12 सेंटीमीटर से क्या होता है, स्मॉलर होता है। अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो हमारे 118 और 120 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनके भी डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। तो अगर आप देखेंगे साइज का, न्यूक्लियस के साइज का वेरिएशन कितना होगा, ये हम लोग ढूंढते हैं। अब कौन सी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिससे हम लोग इस रेडियस को मेजर करेंगे, न्यूक्लियर रेडियस को। अब आपको पता होगा 10⁻⁻12 है, इतना स्मॉल न्यूक्लियस है। ओके, तो इसको डिटरमाइन करने की दो डिफरेंट टेक्निक्स थी। एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बेसिस पे, अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा बोला था आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बेसिस पे हम लोग न्यूक्लियस की रेडियस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, देखिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डालते हैं एलिमेंट पे, और हम लोग डिफरेंट एंगल पे जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है इनको कलेक्ट करते हैं। ओके, मेजर करते हैं कितने आ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको बोला था इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग। और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में आता है म्योनिक एटम्स या इसका स्कैटरिंग। और तीसरा आता है मिरर न्यूक्लियर के थ्रू भी हम लोग ढूंढ सकते हैं कि न्यूक्लियस का टिपिकल साइज कितना होता है। ओके, ये तीन डिफरेंट टेक्निक्स हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे आता है तुम्हारा अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू भी हम लोग बता सकते हैं कि कितना न्यूक्लियस का रेडियस है। जैसे मान लीजिए अल्फा पार्टिकल को आप न्यूक्लियस से इंटरेक्शन करा रहे हैं, तो कितना क्लोज इन दोनों का, कितना क्लोज ये अल्फा पार्टिकल जाएगा इस न्यूक्लियस से, उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होगी। ये और मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस की रेडियस को डिटरमाइन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में एक प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आप अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन्स, इन सबको अगर आप यूज करते हैं इस स्कैटरिंग मेथड में, तो यहाँ पे एक और फोर्स आ जाएंगे वहां पे। आपको पता होगा जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन को अगर आप यूज करेंगे न्यूक्लियर रेडियस को डिटरमाइन करने में, तो यहाँ पे एक और इंटरेक्शन आ जाएगा, न्यूक्लियर इंटरेक्शन, न्यूक्लियर फोर्सेज भी आ जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, थोड़ा आपका पिक्चर क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम लोग इजीली किस मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं न्यूक्लियर रेडियस को। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, इसकी रेडियस आपको पता है, जिस तरह से रदरफोर्ड ने बताया 10⁻⁻12 सेंटीमीटर से क्या होगा, कम होगा। तो हमें पता है कि नॉर्मली टिपिकल रेंज कितना होता है इसका, 10⁻⁻15 मीटर, इसको हम लोग बोलते हैं फेंटोमीटर रेंज।
ओके, तो होता क्या है, हमें यहाँ चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता होगा यार, जब भी हम लोग किसी भी पार्टिकल्स की अगर रेडियस को मेजर करते हैं तो इसकी वेवलेंथ इस कि इसका जो डायमीटर है इसके क्या होना चाहिए, कंपैरेबल में होना चाहिए। तो वेवलेंथ को हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेवलेंथ को हमें 10⁻⁻15 के रेंज में ले जाना। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए क्यों आखिर गामा रेज और एक्स रेज का इंटरेक्शन क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी वेवलेंथ इस रेंज में नहीं है। तो हमें वेवलेंथ चाहिए 10⁻⁻15 के रेंज में। ओके, अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियर रेडियस को एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करोगे, तो सबसे पहला आपका आंसर होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो 10⁻⁻15 रेंज का है। तो हमें एक्सपेरिमेंटली एक ऐसी मेथड यूज करेंगे जिसमें जो पार्टिकल्स हम लोग यूज करेंगे उन पार्टिकल्स का जो वेवलेंथ है वो कितना होना चाहिए, 10⁻⁻15 के रेंज में होना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग कैसे कम करेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकल एक्सीलरेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप एक्सीलरेशन कराएंगे तो इसका क्या होते रहेगा, एनर्जी बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो आपको पता होगा कि वेवलेंथ क्या होती रहेगी, कम होते रहेगी। ओके, तो अब कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेवलेंथ वेवलेंथ आपको पता होगा, लैम्डा इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, ये मोमेंटम है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की अगर हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो रिलेटिविस्टिक अगर इफेक्ट डालेंगे तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस क्या होता है एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। ये होता है आपकी टोटल एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा इलेक्ट्रॉन के, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ई टोटल माइनस इसकी क्या आ जाएगी, रेस्ट मास एनर्जी। ओके, तो टोटल एनर्जी आपको बताइए कितना है, आपका पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस रेस्ट मास एनर्जी होती है एम नॉट सी स्क्वायर। ओके, और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, 0.511। ओके, एमईवी, ये आपका इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी याद रहनी चाहिए आपको। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, 0.511 एमईवी। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी यूज करते हैं बहुत 1000 MeV के आसपास या 500 MeV यूज करते हैं। तो मान लीजिए ये जो MeV है इसको हम लोग ऑलमोस्ट क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 0.5 MeV है। हमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट में वो 500 MeV के आसपास चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये टर्म का ये क्या है, फिर से इसका स्क्वायर है, तो ये भी, इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इन दो टर्म को हम लोग अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी आ जाएगी, आपका P इंटू सी। ओके, तो मोमेंटम अगर आपको निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय सी से हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटम। जो एंड में मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसमें एक चीज पूछा गया, मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो मोमेंटम आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तो डिवाइडेड बाय सी करेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा। ओके, इस इक्वेशन में अब हम लोग पुट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू हमारा क्या था, एच अपॉन पी। तो एच अपॉन, यहाँ पे हम दोनों साइड सी से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एस सी अपॉन क्या हो गया, पी सी। तो एस सी इसको ऐसे ही रखिए, पीसी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर आपको पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया ऑक्सीजन की रेडियस को डिटरमाइन करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं, 420 MeV का इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं। तो 420 MeV के इलेक्ट्रॉन से कितनी वेवलेंथ आएगी, तो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Hc, इसकी वैल्यू देखिए, आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, Hc अपॉन क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा इक्वल टू हमारा फाइनल आ गया Hc अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो Hc की वैल्यू होती है इसको दोस्तों डायरेक्टली याद रख लीजिए, 1240 MeV पेंटोमीटर डिवाइडेड बाय क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, 1240 MeV पेंटोमीटर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन की रेडियस के लिए कितना यूज किया गया था, क्या आ गया, 420 MeV। और यहाँ पे भी क्या आपका MeV फेंटोमीटर। तो MeV कैंसिल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 3 फेंटोमीटर। ओके, जो वेवलेंथ यूज की गई, किस रेंज की वेवलेंथ यूज की, फेंटोमीटर वेवलेंथ यूज कर रहे हैं। ओके, तो इतनी छोटी वेवलेंथ हमें चाहिए थी और वो हम लोगों ने निकाल लिए। क्यों, कैसे निकाली, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके उसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे। अगर उसकी एनर्जी 500 400 MeV के रेंज में होगी तो वो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो किस रेंज में आएगी, फेंटोमीटर रेंज में आएगी। ओके,
तो अब क्या होगा, जब इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस पे डालेंगे, किसी एलिमेंट पे डालेंगे, तो उसके न्यूक्लियस से क्या होगा, स्कैटरिंग होगी। देखिए स्कैटरिंग दोनों से होगी, इलेक्ट्रॉन से भी होगी और न्यूक्लियस से भी होगी। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये स्कैटरिंग न्यूक्लियस से हो रही है या इलेक्ट्रॉन से हो रही है? देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग होगी तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये एक तरह से परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल होगा। तो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। ओके, तो एनर्जी क्या होती है, जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। इस केस में परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में ज्यादा एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जबकि न्यूक्लियस के केस में इतना एनर्जी का ड्रॉप नहीं आता है। तो बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग उससे डिसाइड कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के स्कैटरिंग से आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग से आ रहे हैं। ओके, तो ये हम लोग पता कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एंगल पे हम लोग क्या करेंगे, जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये आ गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप डिफरेंट एंगल पे, ये आप देखिए एंगल है और ये आपका स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब आप डिफरेंट एंगल पे क्या करते हैं, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आपका, देखिए यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, डिक्रीज करेंगे। सबसे ज्यादा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ कम होता रहेगा। ओके, तो ये किस तरह से कम होंगे, इसको आप थोड़ा सा उससे भी समझ सकते हैं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या बताया था, cosec टू द पावर 4 थीटा बाई 2 से क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ओके, तो ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, यहाँ पे हमें एक मिनिमा मिलता है। ओके, मिनिमा भी एक शार्प मिनिमा में नहीं है, ऐसा है मिनिमा। ओके, तो ये मिनिमा मिलता है, उसके बाद एक और इंक्रीज करता है, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये मिनिमा कौन से एंगल पे मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 45 डिग्री पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। ओके, तो इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हम लोग, इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम लोग कंपेयर करते हैं वेव मैकेनिक्स से या वेव ऑप्टिक्स से। तो उससे अगर हम लोग देखेंगे, जो फर्स्ट मिनिमा आता है वेव ऑप्टिक्स में, जब आप सर्कुलर अपर्चर लेते हैं, तो वहां पे जो मिनिमा आता है वो आता है आपका साइन थीटा इक्वल टू आता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। अगर कोई आप सर्कुलर अपर्चर लेते हैं, अगर वहां से आप अगर पैटर्न देखते हैं स्कैटर्ड का, तो उसका जो फर्स्ट मिनिमा मिलता है या मिनिमा मिलता है साइन थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी पे मिलता है। ओके, तो सेम यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं न्यूक्लियस के केस में भी, क्योंकि हम लोग न्यूक्लियस को भी अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या मान रहे हैं, सर्कुलर अपर्चर मान रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, आपको एक मिनिमा मिला। इस मिनिमा के थ्रू हम लोग रेडियस को निकालने की कोशिश करेंगे। ये डी है आपका डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर्चर। सेम यहाँ पे क्या होगा, डी क्या होगा, डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ओके, तो अगर आप देखेंगे इसका साइन 45, इस पे अगर आप अप्लाई करेंगे ऑक्सीजन पे, तो 1.22 लैम्डा, लैम्डा हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आया था, 3 फेंटोमीटर डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ से डी कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा फेंटोमीटर में, ये डायमीटर हुआ। अगर रेडियस की बात करूंगा तो ये 2.3 फेंटोमीटर के आसपास इसकी रेडियस आती है। अगर रेडियस की बात करूं तो इसकी रेडियस आती है 2.3 फेंटोमीटर। तो इस तरह से हम लोग रेडियस को डिटरमाइन करते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट किए गए 1950s के टाइम में दोस्तों। आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी 1911 में, उसके बाद जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट थे ये सारे किए गए 1950s के बाद में। और पेपर देख सकते हैं 1959 का पेपर है, जहाँ पे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑक्सीजन एटम की न्यूक्लियर रेडियस को क्या किया गया, मेजर किया गया। ओके, और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इंटरेक्शन किस तरह से होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है। इनर न्यूक्लियस से किस तरह से हम लोग रेडियस को डिटरमाइन करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ाऊंगा। ओके, बाकी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कौन से फोर्सेस भी पिक्चर में आ जाते हैं, आपका न्यूक्लियर फोर्सेस भी पिक्चर में आ जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम लोग न्यूक्लियर रेडियस को डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये था दोस्तों न्यूक्लियर रेडियस को डिटरमाइन करने का तरीका। सेम मेथड को यूज किया गया दोस्तों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेम इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन के थ्रू हम लोगों ने मेजर किया कि जो ये चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं बेस्ड ऑन द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल एनर्जी की कुछ कैलकुलेशन के थ्रू हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूक्लियस के अंदर। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, देखो जब इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का मिला। देखिए
अप टू सर्टेन रेंज तक क्या होता है आपका जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। उसके बाद स्लोली क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। ओके, तो इससे क्या पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी एक क्या नहीं होती, एक सडन बाउंड्री नहीं है, वो क्या कर रहा है, स्लोली डिक्रीज कर रहा है। ओके, अगर सडन बाउंड्री रहती तो किस तरह से आता है कर्व, ये कर्व इस तरह से आना चाहिए था। तो उससे हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो एक शार्प बाउंड्री में कॉन्सेंट्रेट नहीं है, बल्कि क्या होता है, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये पेपर है आपका 1973 का, जिसमें लेड के जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया। इसके बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और सारे एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरह का कर्व को फॉलो करता है। अब इस कर्व को जो फॉलो करते हैं उसके लिए फंक्शन, अगर फंक्शन की बात करूं तो ये फंक्शन होता है आपका रो आर इक्वल टू रो नॉट 1 + e⁻r - r डिवाइडेड बाई ए। जो इस तरह के जो कर्व हैं जो इसको फॉलो करते हैं, ये फंक्शन है आपका दोस्तों, इसको बोलते हैं आपका वुड्स सेक्शन फंक्शन। ओके, इसको बोलते हैं आपका वुड्स सेक्शन फंक्शन। इसमें आप देख सकते हैं ये रो नॉट क्या है, रो नॉट है आपका मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी, यहाँ बोल सकते हैं आप सेंटर पे जो चार्ज डेंसिटी है, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, स्लोली डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है इस तरह से। ओके, अब होता क्या है, जब ये चार्ज डेंसिटी, सेंटर डेंसिटी जो है आपका, ये 50% रह जाती है, जहाँ पे ये सेंटर का क्या रह जाएगा 50%, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों न्यूक्लियस रेडियस। ये हम लोग आर के साथ मेजर कर रहे थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए अब ये आपका न्यूक्लियस है, ये सेंटर है, यहाँ से आप पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, स्लोली लास्ट में क्या हो रहा है आपका, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो सेंटर से यहाँ पे आपको देख रहे हो, सेंटर पे क्या हो रहा है, अप टू सर्टेन डिस्टेंस तक चार्ज डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। उसके बाद स्लोली डिक्रीज हो रही है, जहाँ पे ये चार्ज डेंसिटी 50% रह जाता है सेंटर का। ओके, अगर यहाँ पे कुछ डेंसिटी 100% है, ये वैल्यू, जहाँ पे ये क्या रह जाएगा 50% रह जाएगा। मान लीजिए ये डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर ये 50% हो गया, 50%, तो इसको बोला जाता है आपका न्यूक्लियस रेडियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बच्चों को नहीं आता है, व्हाट इज न्यूक्लियस रेडियस। न्यूक्लियस रेडियस बोला जाता है आपका where the charge density remains 50% of the center density, that distance is called as a nucleus radius. ओके, तो ये था दोस्तों चार्ज डेंसिटी की बात। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें आती, एक आता है देखो दोस्तों, धीरे धीरे यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए इस एरिया में, यहाँ पे सेंटर डेंसिटी मान लो रह गई आपका 90%, और यहाँ पे आते आते इसकी डेंसिटी रह गई मान लीजिए आपका 10%। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करते हैं जहां पे ये 90% तक रहता है, इस डिस्टेंस को आर को। ओके, तो अगर आप इसको 0.9 रो नॉट इक्वल टू रो नॉट 1 + e⁻r - r डिवाइडेड बाई ए, अगर इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हैं, रो नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो इस आर को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आर आ जाएगा r - 2.2 ए के आसपास आएगी इसकी वैल्यू, आप कैलकुलेट कर लीजिए इतनी आएगी। और अगर आप 10% के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरह से हम लोग 10% के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.1 रो नॉट इक्वल टू रो नॉट 1 + e⁻r - r डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ से भी रो नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू आ जाएगा r + 2.2a। तो आप देख सकते हैं इस फंक्शन में क्या हो रहा है, यह आपका चार्ज डेंसिटी है, ये r है, तो ये है आपका सेंटर डेंसिटी, स्लोली आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी, स्लोली आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका है 90%, यहाँ पे आ गया आपका 90% का, जहाँ पे फॉल हो रहा है ये मान लीजिए आपका 90% है, यहाँ पे आपका आ गया 10%। ओके, और यहाँ पे बीच में आ गया आपका 50%। तो 50% को आपका बोला जाता है रेडियस, और ये डिस्टेंस है आपका 2.2a, और यहाँ पे भी आपका 2.2a, तो टोटल ये डिस्टेंस कितने है आपका 4.4a। तो a जो है वो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.5 फेंटोमीटर। तो ये जो वैल्यू आएगी दोस्तों आपका ये आएगा 4.4 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 2.2 फेंटोमीटर। ये 90% से 10% का जो फॉल है, इसको बोला जाता है आपका दोस्तों स्किन थिकनेस, यहाँ बोलता है आपको कैप थिकनेस। न्यूक्लियस में क्या हो रहा है आपका, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनिशियली, आपका फिर देख रहे हैं स्लोली डिक्रीज कर रहे हैं,
स्लोली डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो डिक्रीज हो रहा है 90% से 10%, ये सबके लिए क्या रहता है आपका, सेम रहता है सारे न्यूक्लियस के लिए। ओके, ये डिस्टेंस, इसको बोला जाता है आपका सेल थिकनेस। तो ये था दोस्तों आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं दो डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स के लिए इसको प्लॉट करूंगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे तीन डिफरेंट न्यूक्लियस के लिए मैं इसको प्लॉट करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, सिल्वर और लेड। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में क्या होगा आपका, कितने प्रोटॉन्स होंगे, लगभग 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन्स हैं। और रेडियस भी क्या होगा इसका, कम होगा। ओके, और जैसे जैसे सिल्वर की ओर जाएंगे चार्ज भी बढ़ रहा है और रेडियस भी बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे जैसे हम लेड की ओर जाएंगे चार्ज भी बढ़ेगा और रेडियस भी बढ़ेगा। अब डेंसिटी का मतलब क्या है दोस्तों, ये हम लोग प्लॉट कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है तुम्हारा चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो चार्ज डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो यहां से यहां जाने पे आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, चार्ज भी बढ़ रहा है और रेडियस भी बढ़ रहा है। तो डेंसिटी में अगर हम लोग कैलकुलेट करें चार्ज डेंसिटी, किसमें पर यूनिट वॉल्यूम में किसमें चार्ज ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कौन सा टर्म डोमिनेट करता है, रेडियस टर्म डोमिनेट करता है। जिसकी रेडियस जितनी कम होगी, न्यूक्लियर रेडियस की बात कर रहा हूँ, जिसकी न्यूक्लियर रेडियस जितनी कम होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्लॉट सबसे ऊपर है और सबसे ज्यादा ये आ गया, जल्दी फॉल होगा क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, कम है। ये इसकी रेडियस है 50%, जहाँ पे फॉल हो जाएगा। उसके नीचे आ रहा है आपका सिल्वर और उसके बाद आ रहा है आपका लेड। तो आप देख सकते हैं सेंटर चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सेंटर पे चार्ज डेंसिटी किसमें है, ऑक्सीजन पे, उसके बाद सिल्वर पे, उसके बाद किस पे, लेड पे। जो ये फॉल होगा ये सबके लिए क्या रहेगा, ये जो फॉल का जो एरिया रहेगा या जो डिस्टेंस रहेगी ये कितनी रहेगी, 4.4 ए रहेगी सबके लिए। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये पेपर आप देख सकते हैं 1977 में पब्लिश किया गया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों मास डेंसिटी की। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन फैक्टर भी आ जाएगा। न्यूट्रॉन, अभी तक हम लोगों ने जो प्लॉट किए थे वो केवल किसके बेसिस पे किया था, चार्ज के बेसिस पे किया था। तो चार्ज के बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो सबसे ऊपर है। ये ऑक्सीजन का प्लॉट जो था वो चार्ज डेंसिटी में सबसे ऊपर था। उसके बाद था आपका सिल्वर का प्लॉट इस तरह से, और लेड का प्लॉट उसके बाद। ओके, लेकिन आप देखेंगे अगर मास डेंसिटी की बात करें तो मास डेंसिटी में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की भी बात हो रही है। तो मास डेंसिटी किस तरह से निकाल रहे हैं, चार्ज डेंसिटी इंटू A/Z। तो ए की अगर बात करें, देखिए जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे कम थी उसका ए क्या है, सबसे ज्यादा होगा। जैसे आप ले लीजिए लेड, इसमें चार्ज डेंसिटी कम थी, इसकी ए वैल्यू है 208 यहाँ पे। उसके बाद सेकंड नंबर में ये था सिल्वर, इसमें ए की वैल्यू है 109 और ऑक्सीजन में ए की वैल्यू है 16। तो पहले वाले में अगर देखेंगे आप, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा थी तो A/Z की वैल्यू देखिए, A/Z कितना आ जाएगा 16/8, तो ये 2 आ जाएगा। इसके लिए A/Z आ जाएगा 109 डिवाइडेड बाय 47, तो ये 2 से भी ज्यादा होगा, 2 पॉइंट समथिंग। इसके लिए देखेंगे आप लेड के लिए तो ये और भी ज्यादा होगा। तो जो चार्ज डेंसिटी का जो फैक्टर है लेड में मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे बड़े नंबर से, उसके बाद सिल्वर में, उसके बाद तो ये क्या होता है, तीनों जो न्यूक्लियस थे वो एक जगह पे आ गई मास डेंसिटी केस में। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मैटर्स बोलते हैं। तो मास डेंसिटी की बात की तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों चीजों को कंसिडर किया, चार्ज को भी एज वेल एज न्यूट्रॉन्स को भी। तो ये तीनों जो ग्राफ हैं वो एक ही जगह से क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे ये ऑक्सीजन का आया, उसके बाद आया सिल्वर का, या आया फिर आपका लेड का। अब ये अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी रेडियस ज्यादा है, इसकी रेडियस थोड़ा कम है, इसकी रेडियस क्या और भी कम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहां से भी आप डेफिनेशन बोल सकते हैं मास डेंसिटी के टर्म पे भी, जहां पे उसकी मास डेंसिटी 50% रह जाएगी इनिशियल डेंसिटी के, उसको बोला जाता है आपका न्यूक्लियस रेडियस। ओके, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था कि जो चार्ज डेंसिटी है वो तो डिफरेंट थी। ओके, लेकिन मास डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो सबके सब क्या है, कॉमन है। मास डेंसिटी का न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है आपका, ये याद रखिए नंबर, ये सबके लिए सेम रहेगी, 0.17 न्यूक्लियॉन्स पर फेंटोमीटर क्यूब बोलते हैं। ये आप कर्व से भी देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है 0.15 से थोड़ा ऊपर पे ही आ रहा है। ओके, तो जो न्यूक्लियर में जो डेंसिटी होती है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है उसमें क्या है आपका 0.17 न्यूक्लियॉन्स
पर फेंटोमीटर क्यूब में है। अगर मास के टर्म पे इसको लिखूं तो इसका मास होता है 2.2 समथिंग अराउंड इंटू 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब। तो इससे इमेजिन करिए 10 to the power 17 kg पर मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेट है पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में। ओके, इतनी ज्यादा होती है न्यूक्लियस की डेंसिटी, और ये डेंसिटी सभी के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, कोई भी आप न्यूक्लियस ले लीजिए, उसकी मास डेंसिटी और न्यूक्लियॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कौन कौन से टर्म हम लोगों ने डिस्कस किए, रेडियस के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने बताया कि जो स्किन थिकनेस है वो कैसे वेरी करती है, कितनी इसकी वैल्यू आती है स्किन थिकनेस की, ये आती है आपका 2.2 फेंटोमीटर। और रेडियस जो है डिफरेंट एटॉमिक मास से कैसे वेरी करता है, आर इक्वल टू, ये रिलेशनशिप आप याद कर लीजिए, आर इक्वल टू क्या होता है, आर नॉट 8 to the power 1/3। ये किस तरह से निकालते हैं हम लोग, डेंसिटी इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। ओके, तो डेंसिटी अभी मैंने बताया ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट इक्वल टू क्या आ गया, मास अभी मैंने बताया कि किसी भी जो एटम होगा उसका मास हो गया ए, वॉल्यूम आ गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अगर आप आर निकालेंगे तो आ जाएगा a⁻1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ओके, तो r इक्वल टू आ जाता है आपका आर नॉट a⁻1/3। आर नॉट क्या है, ये कांस्टेंट टर्म होता है, इसकी वैल्यू आती है 1.3 पेंटोमीटर। ओके, अगर आप a के डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, जैसे हाइड्रोजन के लिए a हो गया 1, तो r आ जाएगा आपका कितना, 1.3 पेंटोमीटर। अगर आप यूरेनियम देखते हैं, यूरेनियम का आता है आपका 235 की पावर अगर आप क्या आएगा 1/3, तो ये आएगा 7 पॉइंट समथिंग के आसपास। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 8 फेंटोमीटर के आसपास। तो न्यूक्लियर रेडियस के बारे में आपको पता होना चाहिए, टिपिकली ये वेरी करती है 1.3 से 8.5 फेंटोमीटर के रेंज में। ओके, तो ये एक नंबर आपको याद रहना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियर रेडियस टिपिकली किस रेंज में वेरी करती है, तो ये नंबर आपको हमेशा याद रहना चाहिए, 1.3 से 8.5 फेंटोमीटर के रेंज में वेरी करती है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन, सिल्वर और लेड है, तो यहाँ पे आप रेडियस देख रहे होंगे, ऑक्सीजन की रेडियस 2.6 आती है, और ये आती है सिल्वर के लिए कितनी आ रही है 5.33, और लेड के लिए आ रही है 6.65। और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से भी हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे डी आया था 5 पॉइंट समथिंग। अगर रेडियस की बात करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों मैच कर। अब जो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था ये आप देख रहे होंगे, इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी किया गया, कि इसमें सर्कुलर डिस्क से, मैंने आपको बताया था क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, एक सर्कुलर अपर्चर की तरह हम लोग लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन थे उसको, उसका जो मिनिमा था उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेडियस को। तो इसने पूछा है पहला क्वेश्चन, मोमेंटम कितना हो, तो क्या आता है काइनेटिक एनर्जी जो हम लोगों ने ली थी P इंटू क्या आता है C, तो मोमेंटम आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या आ गया C। इससे हम लोग मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी दिया आपका 420 MeV, तो 420 डिवाइडेड बाय C, ये हम लोग क्या निकाल लिए, इसका मोमेंटम निकाल लिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको निकालना है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे भी हमने SC अपॉन क्या लिया था, E काइनेटिक एनर्जी, और SC की वैल्यू मैंने आपको बताया था 1240 फेंटोमीटर, एफ MeV फेंटोमीटर डिवाइड बाय MeV, तो इससे आप निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ओके, ये भी हो गया। स्कैटर्ड एंगल बोल रहा है, स्कैटरिंग एंगल, तो फिगर को देख के बताना आपका, शायद ये 3 अलग अलग न्यूक्लियट्स के लिए प्लॉट किया गया है, ऑक्सीजन के लिए ये अगर प्लॉट है तो ये आता है अराउंड 45 डिग्री के आसपास। ओके, और रेडियस किस तरह से निकालते हैं, तो रेडियस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूज करते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। तो हमें पता है साइन थीटा, थीटा पता है, वेवलेंथ पता है, तो डी पता चल जाएगा, डी आ जाएगा आपका डायमीटर, तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग निकाल लेंगे हाफ हो जाएगा। ओके, तो ये था दोस्तों आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर साइज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने आज की इस वीडियो में कवर किया। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरह से फोर्सेस के बारे में, और मैग्नेटिक मूवमेंट और क्वार्टर पोल मूवमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में। बने रहिए आप मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय।